हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से फ्री स्टडी की इस न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 का पार्ट थर्ड। ये पार्ट थर्ड होने वाला है आपका यूनिट 1 पर। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 बनी हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जा कर के आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, जहाँ से अपने यूनिट 1 को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक यानी A to Z चीज़ें साथ के साथ आप अपनी क्लियर कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और उससे पहले अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करो। फ्री स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको इन सभी नोट्स के PDF फॉर्म प्रोवाइड हो जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए साथ ही साथ आपके खुद के रिटर्न फॉर्म नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और उसके अलावा अगर आपके पास कुछ डाउट वगैरह होते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों के रिजल्ट्स वगैरह तो अनाउंस नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका काफ़ी बेनिफिट है। तो आप हमसे वहाँ पर अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं यूनिट 1 के, जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, उसके पार्ट थर्ड को अब हम समझेंगे, पढ़ते हैं, अब हम जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले थोड़ा सा ये इंडेक्स देख लेते हैं। हमने जो चैप्टर 1 है आपका, यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ने को मिलती है, वो मिलती है आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वाली, है ना। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की आपको बुक पढ़ने को मिलती है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की आपकी बुक पढ़ने को मिलती है, जिसमें यूनिट 1 जो होता है वो होता है आपका तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति, विस्तार और विषय क्षेत्र। जहाँ पर आप तुलनात्मक राजनीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इसकी प्रकृति, नेचर और इसकी एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से देखते हो। तो ये इंडेक्स है आप लोगों का। इसमें हमने पार्ट 1 में हमने अच्छे से तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा समझी थी, बहुत अच्छे से जाना था हमने इसको। फिर पार्ट 2 आया, जिसमें हमने तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र पढ़ा। फिर उसके अलावा थर्ड पार्ट में हमने तुलनात्मक राजनीति के सेकंड पार्ट में ही हमने जो है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, विषय क्षेत्र और साथ ही साथ उसके कारण यानी कि आलोचना भी पढ़ी थी तुलनात्मक राजनीतिक। तो अभी तक हमने अच्छे से जान लिया कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, इसकी राजनीतिक विज्ञान में क्या भूमिका है, इसकी अर्थ और परिभाषाओं को भी हमने देखा था, अच्छी परिभाषा निकाली थी। तुलनात्मक राजनीति की हमने प्रकृति भी समझी और उसके कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं, जो हमने परंपरा में पढ़ा था, है ना। इसकी पारंपरिक दृष्टिकोण क्या रहे हैं, ये सब भी हमने पढ़े थे। और उसके अलावा तुलनात्मक राजनीति की आलोचनाओं को भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो पार्ट 1 में हमें ये पार्ट 2 में और ये पार्ट 2 में हमने कवर किया था। अब हम पार्ट 3 में तुलनात्मक पद्धति, ठीक, तुलनात्मक पद्धति में हम ये जानेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों ये ज़रूरी है राजनीति में, और क्यों आखिरकार लोग तुलनात्मक राजनीति का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें जो है पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तुलनात्मक राजनीति, और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष हम पढ़ेंगे, जो कि इस पार्ट का सारांश होगा। तो चलो अब हम समझते हैं तुलनात्मक पद्धति को। उससे पहले एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा हमने क्या थी। ये सेम परिभाषा बच्चों आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हो। जैसे कि आपका अगर 10 नंबर का आया ये क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन किस तरीके से आया ये भी मैं बता दूंगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, राजनीति में इसकी क्या भूमिका है, क्यों आवश्यकता, कुछ इस तरीके से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो उसमें आप तुलनात्मक राजनीति की ये परिभाषा लिख सकते हो। क्या है, अब आप ये देखिए, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जहां 2 या 2 से अधिक देशों के बीच की राजनीति व सरकार का एक क्रमबद्ध अध्ययन शामिल होता है। यानी कि 2 या 2 देशों के बीच में राजनीतिक और सरकारिक विवादों पर या फिर सरकारिक मुद्दों पर एक क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीतिक या फिर तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। इसके बीच की तुलनात्मक और विरोधाभास को ही तुलनात्मक राजनीति से समझा जा सकता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी। अब हम समझेंगे तुलनात्मक पद्धति को। देखो, तुलनात्मक पद्धति की हमें आवश्यकता ही क्यों है, क्यों ज़रूरी है, तो छोटी सी डेफिनेशन अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा आज के टाइम पर जो नॉर्मल इंसान होते हैं, है ना, मनुष्य भी आज के टाइम पे हर एक चीज़ का कंपेयर करता है। एक देश की, एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, ठीक है। एक सजीव वस्तु की तुलना किसी निर्जीव वस्तु से की जाती है, एक
कानून की तुलना किसी दूसरे देश की कानून के साथ की जाती है। एक निर्जीव वस्तु किस तरीके से दूसरे वस्तु से अलग है, ये सब की तुलना हो जाती है। और ये मानव का व्यवहारिक रूप है। हर एक इंसान, इस एक इंसान की तुलना दूसरे इंसान से की जाती है, उसके रहन सहन, उसके व्यवहार, इन सब से हम तुलना करते हैं। ठीक, तो तुलना आखिरकार ज़रूरी क्यों है राजनीतिक विज्ञान में, ये देखेंगे। तो देखो क्या लिखा है ये, दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। बिल्कुल सही बात है, मानव व्यवहार का एक स्वाभाविक गुण है। इसी प्रकार सेम एज इट इज़ राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति की भूमिका विशेष और आवश्यक है। राजनीतिक विज्ञान का स्तंभ तुलनात्मक राजनीति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुलनात्मक राजनीति को क्या कहा जाता है? स्तंभ। यानी कि राजनीतिक विज्ञान के लिए जो तुलनात्मक राजनीति है वो एक स्तंभ की तरह, एक खंभे की तरह, एक स्टैंड की तरह है, जिसकी महत्वता अपने आप में विशेष होती है। क्योंकि जो राजनीति है महत्वपूर्ण और हमेशा विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो अब आइए कुछ निम्नलिखित तथ्यों द्वारा तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता को समझें। ठीक है, तो ये देखो कि तुलनात्मक राजनीति ज़रूरी क्यों है। हमने कुछ ऊपर इस तरीके से भूमिका बनाई। अब हम देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की हमें आवश्यकता ही क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्यों ये राजनीतिक विज्ञान में शामिल है। तो देखो, ये एक राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था टॉन्ड लैंडमैन। ठीक, इन्होंने तुलना की थी। इन्होंने बोला कि राजनीतिक विज्ञान में अगर तुलनात्मक राजनीति नहीं होगी तो शायद किसी देश को प्रसिद्ध होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अपनी पृष्ठभूमि जो है, अपना बैकग्राउंड मजबूत करता है दूसरे देशों से तुलना के द्वारा। ये किसने कहा था? ये कहा था टॉन्ड लैंडमैन ने। ठीक है, ये कहा था। उसके अलावा राजनीतिक घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो भी हमें तुलनात्मक राजनीति के द्वारा ही होता है। तुलना करते हैं हम कि इतिहास में उस टाइम पर क्या हुआ होगा, उसके हिसाब से फिर हम अपने देश की नीतियाँ बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि सांस्कृतिक प्रणालियों का अध्ययन मिलता है। अगर हम तुलना करें किसी एक देश की, जैसे अमेरिका का मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। अमेरिका का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये अमेरिका का देश है, पश्चिमी देश है। ठीक है, अमेरिका की जो संस्कृति होती है वो ज़्यादातर भारत में भी देखी जाती है आज के टाइम पे। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीली जीन्स। आज के टाइम पे नीली जीन्स का प्रचलन कितना ज़्यादा है ना। तो क्या है ये सांस्कृतिक प्रणालियों का अध्ययन, पता चलता है कि किस देश में किस किस तरीके की संस्कृति अपनाई जाती है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो इसकी आवश्यकता का, ये तुलनात्मक राजनीति इसलिए भी आवश्यकता है कि क्योंकि सरल और जानकारी हेतु व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। और अरस्तु ने, देखो तुलनात्मक राजनीति आज के टाइम की नहीं है, ये अरस्तु के टाइम से चली आ रही है। जब अरस्तु थे ना तो उन्होंने अपने टाइम पर 158 संविधान की तुलना कर दी थी आपस में। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। 158 संविधान के स्रोतों की आपस में तुलना कर दी थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन सा अच्छा, कौन सा बेस्ट, किस में सकारात्मक पहलू, किस में नकारात्मक पहलू, ये जानने के लिए सिर्फ। प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण, प्रशिक्षण यानी कि जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होता है। जानकारी संचित में अधिक आवश्यक होता है। पूर्वानुमान लगाता है। अगर हम किसी देश से किसी एक कानून व्यवस्था की तुलना कर रहे हैं और उसकी व्यवस्था को देख करके हम अपने देश की व्यवस्था का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। विभिन्नता को समझने में सहयोगी होता है कौन? तुलनात्मक राजनीति। सोचो कितनी ज़्यादा आवश्यक है, वाकई आवश्यक है किसी भी देश के लिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रमाण जो है प्रदान होते हैं। राजनीतिक दुनिया की समझ को और ज़्यादा विस्तृत करता है और भविष्यवाणी करता है कि अगर हम इस तरीके से अपने देश में ये अपना रहे हैं तो हम कैसे उसमें रहेंगे। आधार मजबूत करता है कौन? तुलनात्मक राजनीति। पृष्ठभूमि और इतिहास की एक समझ विकसित करता है। बिना तुलनात्मक पद्धति के सरकार और राजनीति के सामान्य कारण तक नहीं पहुंचा जा सकता। यानी कि बिना तुलनात्मक राजनीति की सरकार की और राजनीति को नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल वास्तविक बात है। अब देखो तुलनात्मक राजनीति का कुछ गुण भी बताए गए हैं कि गुण क्या है, क्या क्वालिटी क्या होती है इसमें। तो तुलनात्मक राजनीति गुण ये होते हैं कि ये वर्णन बहुत ही अच्छे से करता है। अगर हम किसी एक कानून प्रशासन का किसी दूसरे देश के कानून प्रशासन के साथ तुलना कर रहे हैं तो हमें उसका वर्णन मिलेगा कि उस देश में उसकी क्या अवस्था है, उस कानून की क्या अवस्था है।
आम जन में कैसे लागू है। ये भविष्यवाणी करता है, एक गुण ये विश्लेषण बहुत अच्छा होता है और पूर्वानुमान लगाता है। हम पहले ही आइडिया लगा लेंगे कि हमारे देश में कैसे वो रहेगा। तो ये था आप लोगों का पार्ट यूनिट 1 पार्ट 3, ये पार्ट 3 था जो कि एंड था। पार्ट 1 आपका पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मैं 3 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये आपका लास्ट वीडियो था। ऑल ओवर आपका जो है पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। अब हम बहुत जल्दी यूनिट 2 लाएंगे। अब हम इसका कंप्लीट नोट्स था आपको ये नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी लिखा है मैंने जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि तुलनात्मक राजनीति से आपका क्या अभिप्राय है, और तुलनात्मक यानी तुलना करने की विधियों की विवेचना करें। ये एग्ज़ाम में आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और हर बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख करके बताना, हमें आंसर लिख करके आप हमें कमेंट करके बताना। तो ये स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट 2 के साथ, पॉलिटिकल साइंस के नए वीडियो के साथ, नए पार्ट्स के साथ। सो थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।